श्रद्धेय भाव साहब जी के चित्र के समक्ष, माँ भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हम सब मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से इस पंडाल में उपस्थित है, इस बात का द्योतक हुआ। मैं विद्यालय के संगीत पथक बहनों से निवेदन करता हूं कि हनुमान अष्टक प्रस्तुत करें। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। हे द्विज रूप निवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लीन गए सिया खोज कपीस यह बन उचारो। जीवत नाम बची हो हम सोजो बिना सुधि लाए हम उधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब नाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास गई सिया को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सुहागी सुधे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। मान लाग्यो उर लक्ष्मण की तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ये ग्रह वैद्य सुषेण समीप तबे गिरि द्रोण सुवीर्य उपारो। आनि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस समय सिर डारो। श्री रघुनाथ
बंधु समेत जब यही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो देवनी तुझी भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बड़े बन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन तो संकट मोर करी बोलो तुमसे नहीं जात है तारो को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अष्टक के पश्चात जिला हरदा हैं। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर किरण जी सेजवार, आप सेवानिवृत्त रीजनल डायरेक्टर हेल्थ, मध्य भारत सेवा भारती उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य आयाम की संयोजिका हैं। वनांचल में सेवा कार्य का आपका विशेष अनुभव है। हमारे क्षेत्र के और अपने बहुत समय से यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देने वाले हमारे बीच डॉक्टर कैलाश जी सिन्हल भी मंचस्थ हैं। उनका भी व्याख्यानमाला समिति की तरफ से हार्दिक वंदन स्वागत है। कुछ परिचय और हैं। श्री अनिल जी जैन, आप संघ के स्वयंसेवक हैं और हरदा जिला माननीय जिला संघ चालक हैं। श्री आनंद जी मुजुमदार, आप अपने नर्मदापुर विभाग के विभाग कार्यवाह हैं। श्री नरेंद्र जी, हरदा जिला प्रचारक, हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के इस सेवा यज्ञ में जो अपनी सेवाएं देने के लिए हमारे बीच सम्मानीय डॉक्टर बंधु भगिनी उपस्थित हैं, उनका भी मैं यहाँ से उल्लेख करना चाहता हूँ। डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। श्री रामजी दोगने, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रणव जी रघुवंशी, आप एमडी मेडिसिन हैं। डॉक्टर श्री विवेक जी बुस्कुटे, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सेवा भारती के कुछ कार्यकर्ता हमारे बीच और हैं, उनका परिचय भी जो आप भोपाल से हमारे बीच आए हैं। डॉक्टर श्रीमती रमाजी शुक्ला, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और सेवा भारती की कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर श्रीमती समता जी दुबे, आप भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सेवा भारती की कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर श्री अनुपम जी दुबे, आप भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और भोपाल से हमारे बीच में हैं, सेवा भारती की कार्यकर्ता हैं।
हमारे बीच में और बहुत सारे डॉक्टर बंधु हैं। डॉक्टर केसरी प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विकास जी अग्रवाल, डॉक्टर मेधा बुस्कुटे, डॉक्टर वीरेंद्र जी गुहा, आप सभी का स्वागत है। हाँ टिमरनी क्षेत्र को जो लोग बेफिक्र थे हेल्थ को लेकर, ऐसे हमारे सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर अतुल गोविंद जी भुस्कुटे और आदरणीय श्रीमती अर्चना भुस्कुटे जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही डॉक्टर राहुल जी अग्रवाल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय राजेश जी अग्रवाल कृपया मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सिंह साहब का पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। भाई राजेश जी अग्रवाल, आप टिमरनी अनाज व्यापारी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय सिंह साहब का आत्मीय स्वागत करें। अनाज व्यापारी संघ का बहुत बड़ा योगदान है इस शिविर को संपन्न कराने में। मैं आदरणीय कैलाश जी सिन्हल साहब के निवेदन के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। सरस्वती शिक्षा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुधाकर जी जोशी से निवेदन है कि आदरणीय सिन्हल साहब का स्वागत करें। अपना स्वास्थ्य खराब होते हुए भी डॉक्टर सिन्हल सर हमारे बीच पहुंचे, मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के विचारों से, जिनके विचारों से हम लाभान्वित होंगे, इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण जी सेजवाल के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। विद्यालय परिवार की दीदी सीमा सोनी से निवेदन है, डॉक्टर किरण सेजवाल का स्वागत करें। डॉक्टर किरण सेजवाल जी की उपलब्धियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के प्रयत्न थोड़ा कम पड़ गए हैं उनके लिए अनुरूप पेशेंट ढूंढने में। भोपाल से 4 स्त्री रोग विशेषज्ञों का इतना समय देना, और वनांचल में सेवा कार्यों में आप अग्रणी हैं। और आपके जो श्री पतिदेव हैं वो हम सब जानते हैं, डॉक्टर गौरी शंकर जी सेजवार, जो मध्य प्रदेश सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे हैं। आप संघ परिवार से हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत टिमरनी में करता हूं। मैं दीदी से ही निवेदन कर रहा हूं कि आपके साथ 3 और महिला चिकित्सक है, उनका भी आप कृपया स्वागत करें। आपकी छोटी बहन भी हम सबको ध्यान होगा, डॉक्टर उषा ठाकुर दीदी, जो नर्मदा, डॉक्टर शशि ठाकुर दीदी, जो नर्मदा परिक्रमा पर निकली थी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था जिसमें गर्भवती माताओं का परीक्षण किया था उन्होंने। तो दोनों ही बहनें समाज सेवा में समर्पित हैं। मैं हमारे विद्यालय परिवार के वरिष्ठ आचार्य श्री राम गोविंद जी गौर से निवेदन करता हूं कि टिमरनी और हरदा से पधारे हुए समस्त चिकित्सकों का पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। डॉक्टर अनुपम दुबे मैडम, डॉक्टर समता दुबे मैडम और डॉक्टर रमा शुक्ला, भोपाल से पधारी स्त्री रोग विशेषज्ञ का शिशु मंदिर परिवार की दीदियां स्वागत कर रही हैं। टिमरनी और हरदा से पधारे हुए समस्त चिकित्सकों का हम आत्मीय स्वागत कर रहे हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विवेक जी भुस्कुटे, कृपया इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। श्रद्धेय मंच, यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सा से जुड़े हुए डॉक्टर बंधुओं, नगर पंचायत के अधिकारी और कार्यकर्ता, प्रिय हमाल भाइयों और उनके परिवार से उपस्थित माताओं बहनों, ये व्याख्यानमाला पिछले 30 वर्ष से चल रही है और इसको एक ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। लेकिन समिति को ऐसा ध्यान में आया कि हम
इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भी सभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए एक सेवा का यज्ञ किया जाए, ऐसा विचार समिति के सदस्यों के मन में आया। और सबके ध्यान में आया कि हम्माल बंधु हमारे ऐसे हैं जो अति परिश्रम करते हैं। मुझे नहीं लगता विश्व में इतना वजन उठाकर ऐसा दिन रात परिश्रम करने वाले लोग अमेरिका यूरोप में रहते होंगे। भारत में ये संभव है कि अपनी जान खतरे में डालकर और ये भारी बोझ उठाकर हम सबको समय पर सामान पहुंचाने का जिम्मा भारत में जो हम्माल बंधु दिन रात मेहनत करके करते हैं, मुझे नहीं लगता विश्व के प्रगतिशील देशों में इतना कोई परिश्रम करता होगा। और निश्चित रूप से जब अपने शरीर को हम खतरे में डालते हैं तो कई सारी बीमारियां भी हमको पकड़ लेती हैं। कई बार उन बीमारियों का हमको पता नहीं चलता। हरदा टिमरनी के हमारे डॉक्टर चौरे सर बताते हैं कि कई हम्माल बंधु जो है वो अचानक उनको हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ पैरालिसिस हो जाता है और पहले कुछ संकेत नहीं मिलते। तो इसलिए समिति के लोगों ने तय किया कि इस बार हमको समाज के उस वर्ग की चिंता करना है जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको समय पर पूरे सामान पहुंचाते हैं। और इसलिए ऐसा तय किया कि हम्माल बंधुओं को आमंत्रित करेंगे। और संघ की तो परंपरा है कि पूरे परिवार को एक इकाई मानकर, पूरे परिवार को अपना मानकर, इसलिए हमने पूरे परिवार का मिलन तय किया और अपना समय निकालकर, आज रैक लगी इसलिए कई हम्माल बंधु वहां व्यस्त हैं, लेकिन आप सब यहाँ पधारे। आपका इस परिवार मिलन और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में स्वागत है। आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको मैडम डॉक्टर किरण सेजवार बताएंगी। मैं समिति की ओर से आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। हम सब इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महोदय के विचारों से लाभान्वित हों, इससे पूर्व हम सब के परिचित आदरणीय डॉक्टर सिन्हल जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। के लिए श्री श्रद्धेय भाऊ साहब बिस्कुटे स्मृति व्याख्यान माला समिति के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उनका एहसान मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना और मुझे इस पुनीत कार्य के लिए आमंत्रित किया। मंच पर आसीन डॉक्टर किरण सेजवार मेरे बहुत सीनियर डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार की धर्मपत्नी है तथा अभी मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि वह कितने पुनीत कार्य के लिए जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ बहुत आई हूँ, यहाँ के सभी वनांचल में मैंने एक एक घर जाकर देखा है। क्या बात है, इतनी लगन, इतनी सेवा मुश्किल से ही देखने को मिलती है। हमारे डॉक्टर HP सिंह साहब मुझसे जूनियर जरूर हैं, पर आज बड़ी बाखूबी से CHMO हरदा का पद पर कार्य कर रहे हैं। अपने कार्य का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये पद बड़े कांटों भरा है जिसमें सिंह साहब खरे उतर रहे हैं। और जहां तक श्री भाऊ साहब श्रद्धेय व्याख्यान माला का सवाल है, ये पिछले 30 साल से और आज 31वां वर्ष व्याख्यान माला आयोजित कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि श्री भाऊ साहब का अंतिम समय में मुझे सेवा करने का अवसर मिला था और मैंने देखा था वो तेजस्वी व्यक्तित्व को, मैंने देखा था, समझा था, पास से जाना था और उसी से ये सब हमारे व्याख्यान माला वाले उस शख्स की, उस महान आत्मा की श्रद्धांजलि देने के लिए जो व्याख्यान माला करते हैं, वे वाकई जैसा कहा गया कि इसमें हमको ये ज्ञान की आहुति मिलती है। क्या ज्ञान मिलता है? मुझे किस्मत से कई बार इस व्याख्यान माला को सुनने का और इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा व्याख्यान माला में लोगों का अनुशासन देखा, लोगों की भीड़ देखी और लोगों को ज्ञान को अर्जन करने की भूख देखी। Everybody was very much hungry
टू हैव दिस नॉलेज। मैंने ये देखा लोग कितने क्रेजी होते हैं और कितने लाइन से पंक्ति से बैठते हैं, वाकई वो प्रस्तुति उनकी स्तुति तुल्य है। मैं आज इस कार्यक्रम में ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबको, हम्माल भाइयों को जिनके लिए कि ये कार्यक्रम किया गया है, उन सब का स्वागत करता हूं। और वाकई जैसा कि विवेक भाई ने कहा कि यह तबका जो सबके लिए काम करता है, हमारे समाज के लिए काम करता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है। और ये इन लोगों ने सोचा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इन सबको, स्मृति व्याख्यानमाला समिति के सभी सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय माता, जय भारती। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण जी सेजवाल से पूरे मंच और समुदाय की ओर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से इस जन समुदाय को लाभान्वित करें। डॉक्टर किरण जी सेजवाल। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर सिंघल, डॉक्टर सिंह साहब और हमारे भाई विवेक जी, आज जो मुझे ये मौका मिला, भाऊ साहब बुस्कुटे न्यास ये ट्रस्ट जब बना था तो ये तब से मैं इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ। और वहाँ के बनवासी बच्चे आज भी मुझे दिवाली और होली पर ग्रीटिंग भेजते हैं। और अक्सर गोविंद नगर के आसपास जो भी कैंप किए जाते हैं उनमें मैं शामिल रही हूँ। आज जो ये अभी विवेक जी भाई साहब ने कहा, सिंघल साहब ने कहा, हम्माल बंदियों जिनको कोई नहीं देखता, यानी हमारा उद्देश्य जो ना पहुंचे हम तक, हम पहुंचेंगे उन तक। इस बात को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हिमालय जिनका मुकुट और सागर जिनके चरण धो रहा, ऐसी भारत माँ के चरणों में वंदन मेरा, अभिनंदन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबके अंदर विराजमान उस शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पहले किसी जमाने में जो पहलवान होते थे वही हम्माल बनते थे, यानी उनका खान पान और व्यायाम और कसरत वही वजन उठा सकते थे। पर आज मैं देख रही हूं कि इसमें हर व्यक्ति शामिल होता है, जो भी मजबूर होता है, परेशान होता है, वो ये काम करता है। और इस काम को करने वाला व्यक्ति शरीर से मुश्किल से 40-50 की उम्र तक काम कर पाता है। उसके बाद उसके पैर जवाब दे जाते हैं, उसकी पीठ जवाब दे जाती है, उसकी कमर जवाब दे जाती है, और कई बार तो उनको आगे चल के चलने फिरने में तक तकलीफ हो जाती है। ऐसे हमारे बंधु और उनके परिवार यहाँ आए हुए हैं। आज मैं चाहूंगी कि वो इस स्वास्थ्य परीक्षण में इसका पूरा लाभ लें, और इसके साथ जो प्रमुख जो बात है वो उन्हें अपने चिंतन में लाना चाहिए कि जब तक उनका शरीर मजबूत नहीं बनेगा तो वो ये वजन उठाने का काम कुछ ही समय तक कर पाएंगे। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और व्यायाम, और इसके साथ नशे से मुक्ति बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैंने देखा है जो गलत आदतें, बुरी आदतें रहती हैं, उससे केवल हम परेशान नहीं होते, परंतु हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वह भी इसकी तकलीफ को भुगतती है। आप कहेंगे कि कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। जब मां गर्भवती होती है और यदि वह उस समय क्रोधी या तनाव में रहती है
तो निश्चित उसका बच्चा जब जन्म लेगा तो पेट की बीमारियों से तकलीफ भुगतेगा। और इसी तरह जितने भी व्यसन हैं न किसी रूप में बच्चे के अंदर आते हैं। हमारे डॉक्टर बंधु यहाँ बैठे हैं, वो ये जानते हैं जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, और उसको हम अपने संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और योग या व्यायाम को अपने जीवन में शामिल कर कर हम उन सबसे दूर रह सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। एक हरदा से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, जैसा कि अभी हमारे भाई डॉक्टर सिंघल कह रहे थे। मैं जब यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर थी और ये बुरी आदतें किस तरीके से हमको तकलीफ दे सकती हैं, और इसके साथ ये हरदा के लोग बहुत सीधे और सरल हैं, पर जानकारी के अभाव में कितनी परेशानी भुगतते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगी। मैं जब यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर थी, 17-18 की बात है, उस समय डेंगू मलेरिया का बहुत जोर था और भोपाल के अंदर डेली मॉनिटरिंग होती थी कहाँ कितनी डेथ हुई। हमको पता चला कि हरदा में एक डेथ हुई है। मैंने विचार किया और मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। जब यहाँ आई, यहाँ बातचीत हुई, तो हमारे सीएमएचओ जो उस समय थे उन्होंने कहा कि वहां तो पहुंच ही नहीं सकते। मैंने कहा आप कुछ भी कहो, मुझे तो जाना है, मैं तो जाऊंगी हर हाल में, और मैं पहुंचूंगी उस परिवार। रहट गांव से रास्ता जाती है बोरपानी गांव, जो कि आखिरी गांव यहाँ का पड़ता है। ढूंढते ढूंढते हम उस गांव में जब पहुंचे तो गांव में कोई बताने वाला नहीं था कि किसी की यहाँ मृत्यु हुई है। फिर वहां पर एक फॉरेस्ट गार्ड हमको मिला। उसने कहा कि हाँ, एक परिवार है जो यहाँ से और दूर जंगल में खेत में घर बनाकर रहता है। हमने कहा हम तो वहां भी जाएंगे। हम वहां पहुंचे और जब हम उस परिवार के अंदर पहुंचे और हमने देखा तो वहां एक नहीं 3 मृत्यु एक साथ हुई थी उस परिवार में। उस माता पिता की क्या हालत होगी। 4 बच्चे थे उनके, 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 3 लड़कियां थी और चौथा उनका बेटा था। वो मरणासल हालत में वहां पड़ा हुआ था। एक 16 साल की लड़की, एक 14 साल की लड़की, एक 12 साल की लड़की, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो जिद कर रहे थे कि हमें नहीं जाना अस्पताल। और वो जो फॉरेस्ट गार्ड हमारा था उसने हमसे कहा कि मैडम हमने इनको पैसे दिए थे कि इलाज कराया हो, तो वो जाके बैतूल के किसी झाड़ फूक वाले से जाके झाड़ फूक करा के आ गए। हमने उनको जबरन गाड़ी में डाला बच्चे को और हरदा लेके गए और मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू किया। ईश्वर की कृपा से वो बच्चा बच गया। यानी जानकारी का अभाव, जानकारी नहीं रहने से हम कितनी दुख तकलीफ उठाते हैं। तो बीमारी के साथ हमें हर चीज की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसी तरह उस घटना से विचार करने के बाद जब मैंने उस समय, हमारी पीएस थी मैडम गौरी सिंह, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है वो करो, मैं तैयार हूं। मैंने कहा हमारा हेल्थ का व्यक्ति तो पहुंच नहीं पा रहा वहां। मैंने डीएफओ से बात की, फॉरेस्ट में बात की और वो इसके लिए तैयार हो गए। और सारे जो फॉरेस्ट गार्ड थे उस समय, उन सबको हमने मलेरिया की ट्रेनिंग दी। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट आजकल होती, ऐसे मलेरिया की टेस्ट होती और उसमें पता चल जाता, छोटी सी टेस्ट जांच करके, कि कौन सा मलेरिया है। और उस समय किट चले थे दवाइयों के, जो पूरा कोर्स दिया जाता था मलेरिया का। उसमें बच्चों के, बीच के 16 साल के और वयस्क लोगों के, ऐसे 3 किट, पीले, गुलाबी और सफेद, ऐसे पूरे किट बने हुए थे। हमने वो टेस्ट किट साथ में दवाइयों के किट उनको ट्रेनिंग देके फॉरेस्ट गार्डों को वो दी और पूरे जंगल में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले में भेज दिया। और 3 महीने बाद जब मॉनिटरिंग हुई पूरी कार्यक्रम की, भोपाल संभाग की, और उसमें जो हमेशा देखने में आता था 80 से 90% मृत्यु हरदा, होशंगाबाद, बैतूल जिले में होती है मलेरिया डेंगू से, और 10 से 20% बाकी जिलों में होती है। जब रिपोर्ट आई तो जस्ट उल्टा हो गया, 10 से 20% इन 3 जिलों में और 80 से 90% बाकी जिलों में।
लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। फिर मैडम गौरी सिंह ने कहा कि मैडम सेजवार आप खड़ी हो और इनको बताओ कि ये हमने कैसे किया। तो यदि हमारे अंदर लगन है और हम यदि काम करने की इच्छा रखते हैं तो हम बड़े से बड़ी मुसीबत को हल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी विचार को आगे ले जाकर हमने टीकाकरण पर वनांचल क्षेत्रों में काबू पाया और 3 जिलों का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट बनाकर बैतूल, डिंडोरी और मंडला में एंटीनेटल चेकअप, क्योंकि वहां जंगल से लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते थे, महिलाएं डिलीवरी के लिए नहीं आती थी और वहीं मौत हो जाती थी उनकी। सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा था। एक उदाहरण तो मैंने डिंडोरी जिले में ऐसा देखा था कि वो मलेरिया की जो कंपाउंडर दवा नहीं खाते थे और उसने जो दवा खिलाने की कोशिश की उस बच्ची को तो उसने उंगली काट ली। इतनी डरते थे इस दवाइयों से कि हमें दवाई नहीं करना, हमको अस्पताल नहीं जाना। एक लड़की थी 16 साल की और उसको वनवासी क्षेत्र में ये होता है कि उनको जिनकी शादी नहीं होती उनको जलाते नहीं है, गड़ा देते हैं जमीन में। तो जब हमारे कंपाउंडर और कुछ क्षेत्र लोग वहां पहुंचे, उन्हें देखा कि वो तो मर गई है, ऐसा बोल के उसको जमीन में गड़ा रहे थे। उसने कंपाउंडर ने हाथ छुआ तो कहा पल्स तो चल रही है, जिंदा है ये अभी। तो कहने हम तो इसको, तो सब उसको मारने को तैयार, पर उसने दौड़ के उठा के ले जाके और वो अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल में ले गया और उस बच्ची को बचा लिया। मतलब मलेरिया हाइन जो हमारे वनवासी क्षेत्र के हमारे ये जो गांव हैं इनके अंदर कितना खतरनाक था। और आज आपको शायद अभी भी डॉक्टर सिंह हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अब यहाँ मलेरिया से मृत्यु नहीं होती। तो ये एक उस छोटे से कार्य की, जो एक छोटा सा कार्य था उसकी उपलब्धि थी। और पूरे भारतवर्ष में मंडला जिले को प्रथम पुरस्कार मिला था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होने लगी और मैटरनल डेथ बंद हो गई। ऐसे हमारे जो काम रहते हैं, हमारी जो आज जो डॉक्टर टीम आई है, ऐसे ये 29 गायनेकोलॉजिस्ट हमारी जुड़ी हुई है इस काम से। और जब मैं यहाँ आ रही थी और उनको पता चला तो बोली दीदी हम भी चलेंगे आपके साथ। ये अपनी स्व प्रेरणा से आई हैं, यानी काम के लिए व्यक्ति की कमी नहीं है। हमारे डॉक्टर बंधु सब काम करना चाहते हैं कि हमें काम का क्षेत्र मिले। और आज जो सेवा भारती या हमारा भाऊ साहब बुस्कुटे न्यास ये मंच वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। आज के समय में मैंने विरोधाभास देखा है शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में। एक तरफ जगमगाती रोशनी है, दूसरी तरफ अंधेरा है। एक तरफ चमचमाते घर हैं, ऊंची अट्टालिका हैं, एक तरफ हमारे टूटे फूटे मकान और झोपड़ियां हैं। ये भारतवर्ष में आबादी का 2 भागों में जो विभक्त है ये वर्णन है। एक तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, चमचमाती हुई सड़कें हैं, और एक तरफ गंदी कीचड़ युक्त गलियां हैं। और उस स्थान में रहने वाले व्यक्ति जो कि गरीब हैं, बेरोजगार हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, आज उनके अंदर शिक्षा और संस्कार भी नहीं है। ऐसे सब लोगों को हमारी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं सेवा प्रकल्पों के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और हम सब ये छोटा सा हमारा प्रयास है जो हमने ये शुरू किया है सेवा प्रकल्पों के माध्यम से। इसमें हमारे भाई भगनी सब लगे हुए हैं और मैं उन सबका आज हृदय से आभार मानती हूँ कि हमें एक सेवा का कार्य करने का मौका मिला है। ये जो निश्चित विरोधाभास हमारे समाज में दिख रहा है, उस विरोधाभास को मिटाने के लिए जो हम संकल्परत हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, इसके साथ उनका स्वाभिमान युक्त जीवन हो और मुख्य धारा से वो जुड़ सकें, कंधे से कंधा मिलाकर हर वर्ग से काम कर सकें, ऐसी हमारी कल्पना है।
और इसी कल्पना को लेकर हम इस समाज के बीच काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब तक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक हमारा अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा हुआ है वो हमारे बराबरी पर नहीं आता, तब तक समाज की उन्नति नहीं हो सकती और ना ही ये राष्ट्र उन्नत हो सकता है। एक समय था कि जब हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हमारी एक कुटुंब व्यवस्था थी जिसमें केवल व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी, नदी नाले, पेड़ पौधे, सबको स्थान था और एक दूसरे की चिंतन थी, चिंता थी। पर आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और शायद यही कारण है कि गरीबी और विपन्नता और जो विदेशी उसका सभ्यता का आगज हुआ है हमारे अंदर, और हमारे परिवार जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनको संभालने के लिए एक छोटा सा हमने भी एक प्रयास शुरू किया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, यहाँ बैठे हुए हमारे बंधु इस बात पर विचार करेंगे और अपने परिवारों में और समाज के अंदर इस बात को ले जाएंगे। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम अभिवादन शुरू करें, बड़े छोटों का अभिवादन करें, तब छोटे बड़ों के पैर छुएंगे। और जब हम घर के बाहर जाते हैं तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। और जब ये प्रथा हम शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे जब पिता बच्चे को सिर पर हाथ रखता है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जाती है और वो अपना काम अच्छे से करता है। ये एक प्रथा है विनम्रता सीखने की। दूसरा बात, हमें जो हमने पूजा पाठ तो हम बहुत करते हैं, पर हमने इतने सारे मंदिर बनाए पर मंदिर हमारे सूने पड़े हैं। कुछ नहीं, आप अपने परिवार में, अपने घर में एक समय की आरती शुरू करें। जिस समय भी, सुबह या शाम, जब भी आप इकट्ठे होकर बैठे, आपको एक वातावरण घर का बदला हुआ मिलेगा। एक समय की आरती हमें सबको मिलकर पूरे परिवार को करना चाहिए। एक समय का भोजन सारा परिवार मिलकर करे। आजकल टीवी मोबाइल में इतने बच्चे मशगूल हो गए हैं कि वो दादी नानी की कहानियां, किस्से, जिनको सुनकर हम बड़े हुए। मैंने तो अपनी दादी से ही रामायण सुनी थी और उनसे ही अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव जो आज मुझे काम आते हैं सीखे थे। आज वो बच्चे नहीं हैं, तो वो दादी नानी की कहानियां, किस्से हमें अपने परिवार में, हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथ रहते हैं, वो बच्चों को सुनाएं और दें। और पांचवी बात, साप्ताहिक गोष्ठियां। हम अपने पास पड़ोस के साथ मिलकर 1 घंटे का समय निकालें कि एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने। शायद ये छोटे छोटे प्रयासों से हमारा जो समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, ये एक मजबूत, सशक्त बने। परिवार की इकाई, व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो परिवार के अंदर सीखता है और व्यक्ति की प्रथम पाठशाला परिवार है। यदि परिवार से अच्छे संस्कार मिलेंगे तो समाज में भी वो एक अच्छा समाज बनेगा, सशक्त समाज बनेगा, सुसंस्कृत समाज बनेगा। और ये हमें छोटे छोटे प्रयास से इसको आगे बढ़ाना है। विदेशी संस्कृति का जब प्रभाव हमारे भारतवर्ष पे आज हुआ है और उसी से ही हमारी जो आज दुर्दशा या जो बीमारियां हमारे अंदर, जो खराबियां हमारे अंदर हैं, उसका प्रथम कारण वो है। और उससे बचने का साधन हमारी कुटुंब व्यवस्था, हमारी परिवार व्यवस्था को मजबूत कर ही हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं और समाज से ही ये राष्ट्र मजबूत बनेगा। आइए हम सब मिलकर इस समाज को एक नई दिशा दें। आप और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, एक साथ हमारा विकास हो, एक साथ हम आगे बढ़ें। हमारा मंत्र है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहि। इस मंत्र का अर्थ यही है, आप और हम एक हैं और हमको एक साथ आगे बढ़ना है। और अंतिम बात मैं इससे खत्म करूंगी कि हमें नशा या बुरी आदतें छोड़ने के लिए किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए। हमें अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। और यदि हमने अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति कर ली
तो हर चीज छूट सकती है। लोग कहते हैं कि वो तो छूटता ही नहीं है। भाई गुटखा खाना आप कुछ मत करो, ऐसा करो कि 30 दिन में आप सुबह और शाम 2 गुटखे खाते तो पहले 1 करो, उसके बाद धीरे से 2 दिन में 1 करो, फिर हफ्ते में 1 करो, और वो जो पैसा है उस पैसा को इकट्ठा करो। जिसको आप गुटखा खरीदते थे उस पैसा इकट्ठे करके एक गुल्लक में डालो। 1 महीने के बाद देखो कितना पैसे की बचत है और वो आपके किस काम में आ रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी हमने सेवा भारती के संस्कार केंद्र रायसेन के अंदर शुरू किए हैं। 15 अभी 3 महीने हुए हैं शुरू किए। तो उसमें जब ये बात चल रही थी तो हमारे ही सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कहा मैं अपनी अब ये आज से ये आदत छोड़ूंगा। और उसने क्या कोई भी व्यसन हमारा, इवन पान खाने का भी मैं नहीं करूंगा। और वो पैसा उसने इकट्ठा करना शुरू किया 1 महीने में। और उस महीने जब उसने पैसे इकट्ठे किए तो बाजार गया और वहां से वो कपड़े खरीद के लाया। और उसने वो जो हमारे आदिवासी बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, जिनको हमने संस्कार केंद्रों के माध्यम से पढ़ाई शुरू की है, उन बच्चों को वितरित किया। दूसरे महीने गए तो वो स्वेटर खरीद लाया उस पैसे से, और तीसरे महीने गए तो वो कंबल खरीद लाया। मतलब उसके मन में इतनी खुशी हुई और ये लगा कि ये काम हमें करना चाहिए। तो जब आप एक अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे तो एक आपको आनंद की अनुभूति होगी, और वो जो आनंद है वो चरम आनंद है। हमारा सेवा के कार्य में जो हम काम करते हैं उससे हमें कुछ मिलता है कि नहीं, एक आनंद जरूर मिलता है। और उसी आनंद की वजह से शायद इतने वर्षों से, मैं 70 साल की उम्र है मेरी, पर मुझे लगता है कि मैं अभी तो 25 साल की उम्र जैसा काम कर सकती हूँ, केवल इसी वजह से कि वो हमको आनंद मिलता है। जो हम दूसरों को चेहरों पे खुशी लाते हैं, उनसे हमारे अंदर एक अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति पैदा होती है कि जैसे हमने ईश्वर को पा लिया है। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ 2 लाइनों के साथ। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, हम सब मिलकर प्रतिदिन करते सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं आप सबका वंदन करती हूँ और इसके साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। आपके 3 मूल मंत्र इस जन समुदाय को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अभिवादन, आशीर्वाद और आरती, इन 3 मूल मंत्रों को लेकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जो अपने जीवन में निश्चित ही एक परिवर्तन की दिशा देंगे। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आप सभी के प्रति, मंचस्थ अतिथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सक का भी आभार व्यक्त करता हूं। नगर परिषद के भी हम हृदय से आभारी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उनकी सभी टीम के माध्यम से नवीन जानकारी हम श्रमिक बंधुओं तक पहुंच रही है। आपके भी आभारी हैं। इस कार्य में जो चिकित्सा सेवा में लगे हुए हमारे जिला चिकित्सालय के बंधु भगिनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंधु भगिनी और समस्त उन बंधु भगिनियों का मैं मंच की ओर से हार्दिक आभार मानता हूं। व्याख्यानमाला समिति की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस पुनीत कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी हमें सहयोग दिया, आप सभी के प्रति हृदय से आभार। बंधुओं, व्याख्यानमाला का यह ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ हो चुका है। कल जो व्याख्यान होना है वो आदरणीय सतीश कुमार जी का रहेगा, स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत। परसों का विषय माननीय रामदत्त जी चक्रधर का रहेगा, स्वाधीनता आंदोलन में जनजाति समाज की भूमिका। 31 वर्ष की व्याख्यानमाला की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के लोगों ने जो अपनी आहुति दी है, उनकी भी पावन प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। उनके संबंधित, उसके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं भी नीचे वर्णित है। कृपया आपसे निवेदन है आप उन्हें भी अवलोकन करें। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जिन बंधुओं का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है वे स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, और यहाँ पर अल्पाहार चाय की व्यवस्था है, वो लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें। जय माँ भारती, जय हिंद।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धेय मंच का भी धन्यवाद। अभी जो भाई लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण रह गया है वो जहां पर बैठे थे वहीं वापस पहुंच जाएंगे। डॉक्टर रघुवंशी सर यहाँ हैं, डॉक्टर सिन्हल सर हैं। कुछ पेशेंट्स वहां देख रहे थे, वो पहले से बैठे हुए थे, वो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। और जिन बंधुओं का ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर ये रह गया वो यहीं रुकेंगे। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण हो गया उनके लिए पीछे अल्पाहार यानी नाश्ते और चाय की व्यवस्था है, वो कृपया ग्रहण करके ही जाएंगे।